हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों के बाद अब एक एक करके पाबंदियां हटाई जा रही हैं। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को छोड़कर सभी प्रतिबंध हटा लिए गए। अब सारे सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन, खेलकूद, मेले सभी आयोजन पूरी क्षमता से हो सकेंगे। तो बड़ी खबर है, सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा, प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर और एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं और इसे देखते हुए सभी प्रतिबंध खत्म कर दिए जाते हैं। वहीं आदेश के मुताबिक कलेक्टर ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक हो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो सभी आयोजन पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। नाइट कर्फ्यू को छोड़कर बाकी सारे प्रतिबंध हटाने की घोषणा की गई है। आदेश जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है और कलेक्टर्स को कहा है कि संक्रमण के हिसाब से व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश जारी कर सकते हैं। सत्येंद्र भदौरिया हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सत्येंद्र का रुख करते हैं। जी सत्येंद्र, बताएं आदेश में क्या कहा गया है? देखिए पुनीत, तीसरी लहर को लेकर मध्य प्रदेश में जो भी कोरोना गाइडलाइन को लेकर जो भी शर्तें लगाई गई थी या जो भी इसमें जो कोरोना गाइडलाइन को लेकर जो नियम कायदे थे उनको लेकर जो पाबंदी लगाई गई थी वो पूर्णतः से हटा दी गई। लेकिन सिर्फ नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। बता दें कि पिछले एक महीने से लगातार जो संक्रमण की दर थी वो 3000 से कम नीचे आ गई थी। उसके चलते ये सरकार ने फैसला लिया है। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर जानकारी उपलब्ध कराई है। राज्य सरकार ने भी इस आशय के निर्देश और जो आदेश है वो जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में जो कोरोना की दर थी वो लगातार 3000 से ऊपर जा रही थी। पिछले एक महीने में देखा जाए तो ये दर गिरकर नीचे आ गई है। आज जो है मध्य प्रदेश में जो देखा जाए कोरोना की दर तो 2600 जो आंकड़े सामने आए थे उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं कोरोना की अगर मृत्यु दर देखी जाए तो मृत्यु दर लगातार जो प्रदेश में 6-7 जो मौतें दर्ज की जा रही थी वो प्रदेश में आज के 2-3 मौत दर्ज की गई हैं। वहीं साथ ही साथ प्रदेश भोपाल की बात करें तो भोपाल में एक भी मौत या फिर जो आंकड़े हैं वो में कमी आई है। रिकवरी रेट भी बहुत कम हुई है। लिहाजा उसको देखते हुए सरकार ने ये जो आदेश जारी किया है कि अब जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है या फिर शादी समारोह या फिर गमी का कोई माहौल है तो वहाँ पूर्ण क्षमता के साथ लोग उपलब्ध हो सकते हैं। भीड़ को लेकर भी शादी जो मॉल हैं या फिर जिम है या फिर स्कूल है, स्कूल को लेकर सरकार ने 1 फरवरी को आदेश जारी किया था। उसमें 50% के साथ स्कूल में बच्चों को आने की पाबंदी जो पाबंदी लगी हुई थी वो हटा दी गई थी। 50% के साथ बच्चों को स्कूल में आने की आदेश जारी किए गए थे। उसके बाद ये सरकार ने आज ट्वीट जारी करके कहा है कि जो भी जो पाबंदियाँ लगाई गई थी कोरोना गाइड को लेकर वो सारी पाबंदी हटा दी गई हैं। सिर्फ रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। यहाँ हम जानकारी के लिए बता दें कि दमोह में आगामी 13 फरवरी से 23 फरवरी के बीच जैन समाज का एक बड़ा तीर्थ आयोजन होने वाला है। वहाँ कम से कम 20 लाख श्रद्धालुओं की पहुँचने की संभावना बताई जा रही है। इसको लेकर भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है और जैन समाज को एक जो आयोजन होना है वो भारी संख्या में उत्साह के साथ पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी अब शादी समारोह हैं या फिर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो पूर्ण क्षमता के साथ हो सकेंगे। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि लगातार जो और जितनी पाबंदियां लगाई गई थी, खासतौर पर संख्या को लेकर, आयोजनों के भीतर जो लोग जुटते हैं उसको लेकर, वो सारी पाबंदियां हटा ली गई हैं। नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लागू रहेगी और सभी आयोजन पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का उत्तराखंड दौरा लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव के लिए वो जमकर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। डोर टू डोर प्रचार करके लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की।
नैनीताल भी पहुंचे। हालांकि वहां मौसम खराब होने की वजह से हेलीपैड पर ही फंसे रह गए और 2 घंटे से ज़्यादा वक्त हेलीपैड पर रहे। उन्होंने हेलीकॉप्टर के भीतर से मोबाइल के जरिए सभा को संबोधित किया। कृपा करके माननीय प्रधानमंत्री 6,000 देते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, पुष्कर धामी ने तय किया है कि 2-2 हजार की 3 किस्त, ये 6,000 रुपया राज्य सरकार भी देगी, 12,000 रुपया किसानों के खाते में आएगा और गरीब किसान का इससे कल्याण हो जाएगा। मध्य प्रदेश बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है और इसी क्रम में बीजेपी ने समर्पण निधि अभियान की शुरुआत आज से की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को बीजेपी समर्पण दिवस के तौर पर मना रही है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अभियान का आगाज किया। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। वीडी शर्मा ने सीहोर के चिंतामन मंदिर में पूजा की। वहीं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पहुंचकर पूजा की। साथ ही बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर समेत कई प्रतिनिधि पहुंचे। यहां भी अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन भी मौजूद थी। अभियान के तहत बीजेपी ने 150 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। विश्वास है कि जिस प्रकार से कार्यकर्ता हमारी मेहनत कर रहे हैं, बूथ विस्तारक योजना में पूरे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जो इतिहास बनाया, समर्पण निधि के अभियान में भी जो ठाकरे जी का एक ऐसा संकल्प है कि पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने आजीवन सहयोग निधि का कंसेप्ट दिया था कि अपने संगठन के बल पर अपने संगठन को आगे कैसे बढ़ाएं। देखिए, ये तो संगठनात्मक हमारी व्यवस्था है और ये लक्ष्य कोई बहुत बड़े नहीं होते। वैचारिक अनुष्ठान से जिनका भी स्नेह है वो लोग बुलाकर स्वप्रेरणा से और सदैव सहायता करते हैं और हमारी पार्टी निरंतर इसी प्रकार से कार्य करती चली आ रही है। पार्टी संगठन ने लक्ष्य तय किया है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के में उत्साह है और हमें जो समय सीमा दी, समय सीमा के अंदर पूरे इंदौर भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण के लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। नरसिंहपुर जिले में चल रहे जुए, सट्टे और नशे के कारोबार को लेकर गाडरवारा की कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। इसे गोटेगांव विधायक एनपी प्रजापति, तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा ने भी अपना समर्थन दिया है। विधायक संजय शर्मा ने अवैध कारोबार को लेकर प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगाए। कहा कि भले ही कलेक्टर, एसपी ठीक हैं, लेकिन उनका निचला अमला पूरी तरह भ्रष्ट है। वहीं एनपी प्रजापति ने प्रशासन पर आरोप लगाया। कहा कि जिले में हजारों लीटर शराब अवैध तरीके से बन रही है। सालों से एक ही विभाग में जमे अधिकारी अवैध कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं। कलेक्टर बहुत बढ़िया है, नए जिले में आए हैं, लेकिन उनके कहने के बाद निचला अमला जो है उनका वो डायरेक्ट खबर करता है, रोड और मोटरसाइकिल पकड़ता है। लगातार ऑन रिकॉर्ड केस है, बाहर से लाकर शराब करेली में कितने लोग पकड़े हुए, गाड़ी पकड़ी हुई, इनके ऊपर कार्रवाई हुई। कहीं ना कहीं जाकर उसमें भी जो पुराने यहाँ पर जमे 8-10 साल के पुलिस में कर्मचारी हैं वो उनके साथ मिले हैं। नरसिंहपुर जिले में 4 जगह के नाम गिना दी जहाँ रोज हजारों लीटर अवैध शराब बनाई जा रही है। क्यों प्रशासन कुछ नहीं कर रहा? आप बोलते हो बंद करेंगे, अगर ईमानदारी से आपको बंद करना है 1 महीने में सब कुछ बंद हो सकता है। अब मध्य प्रदेश में रेल टिकट, बिजली के बिल, पैन कार्ड, बैंक लेन देन, उपार्जन के पंजीयन समेत कई काम राशन दुकानों पर होंगे। उनका मकसद केवल इतना है कि दुकान चलाने वाले भंडार और सोसाइटियों की इनकम बढ़ पाए। दूसरी तरफ भंडार और सोसाइटी से जुड़े लोगों के डर है, उनमें चिंता है कि 70-80 हज़ार रुपये खर्च कर सेटअप तो उन्होंने लगा लिया, लेकिन अगर घाटा हुआ तो क्या होगा। दूसरी ओर शिवराज सरकार की इस कवायद पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। अभी तक पीडीएस की दुकानों से गेहूं, चावल, शक्कर और मिट्टी का तेल ही मिलता था, लेकिन अब जल्द ही शिवराज सरकार इन दुकानों से रेल टिकट, बिजली के बिल, पैन कार्ड, बैंक लेन देन, उपार्जन के पंजीयन समेत कई काम शुरू करने जा रही है। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो पीडीएस की दुकानों से इस तरह की सेवाएं देने जा रहा है।
शहर में दुकानें हैं, उनमें जो लोग उनको कियोस्क में हम तब्दील करेंगे और कियोस्क सेंटर जितने भी प्रकार की सुविधाएं देते हैं ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज, वो सारी हम उनको देंगे। केंद्र और राज्य सरकार ऐसी सेवाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी करती जा रही है। पीडीएस के इन केंद्रों पर डिजिटल सेवाओं के अलावा आयुष्मान कार्ड, फसल बीमा, उज्ज्वला योजना, पेंशन, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट आवेदन, पैन कार्ड, जीवन प्रमाण, ई कोड, जॉब पोर्टल, ई स्टाम्प, ट्रांसपोर्ट सेवाएं, बैंक मित्र, फास्ट ट्रैक, IRCTC की सेवाएं, कई तरह के बिल पेमेंट, DTH, मोबाइल रिचार्ज, आयकर रिटर्न, राशन कार्ड आदि के अहम काम देने की तैयारी है। बीजेपी इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रही है तो कांग्रेस को ये बेकार की कवायद लग रही है। सरकार चाहती है कि व्यक्ति तक, उसके घर तक सुविधा पहुंचे, इसलिए उन्होंने ऐसी योजना बनाई है कि कोई अगर बूढ़ा व्यक्ति है, कोई दिव्यांग है, कोई कमजोर है, अगर वो टिकट लेने में अक्षम है तो अपने पास की दुकान से वो ले ले। पीडीएस का ही वो पहले अपना पीडीएस ही सही कर लें। लोगों को राशन पर्ची नहीं मिल रही, लोगों को राशन नहीं मिल रहा, सड़ा गेहूँ मिल रहा है, कहीं सड़ा बाजरा दे रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। पहले पीडीएस को सिस्टम को सुधारें, उसके बाद आगे की बात सोचें। प्रदेश की 25,700 राशन दुकानों में CSC और MP ऑनलाइन पोर्टल की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख सचिव ने निर्देश जारी किए हैं। ग्वालियर जिले में 555 राशन दुकानें हैं, जिनमें से 20 दुकान संचालकों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। हिजाब को लेकर मचे बवाल के बीच में भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी के जुमे की नमाज से पहले इस्लाम धर्म मानने वाली सभी महिलाओं से बुर्का और हिजाब पहनने की अपील उन्होंने की। शहर काजी का कहना है कि कुरान में कहा गया है महिलाएं घर में रहें और पर्दा करें। हिजाब या बुर्का पहनना कोई नई बात नहीं, बल्कि 1400 सालों से चलता आया, लेकिन कुछ सालों से हिजाब पहनने में कोताही हो रही थी। महिलाओं को इसका पालन करना चाहिए। अभी जो मौजूदा जो हालात बने हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि नई बात है। अरे पर्दे का हुक्म से 1400 साल पहले नाजिल हो चुका है और हमारी वो बच्ची इसी पर अमल कर रही थी। इस्लाम ने भी ये निज़ाम बनाया है कि एक औरत घर में रहकर पूरे माशरे पर वो सप्लाई करते रहे, अच्छी अफलास सप्लाई करे। जिस डिपार्टमेंट में जहाँ भी आदमी जाए, ईमानदार, दयानतदार, वक्त की पाबंदी करने वाले, धोखा देने वाले, अमानतदार अफराद पहुँचे, ताकि हर डिपार्टमेंट चल सके, ताकि हर डिपार्टमेंट फलता फूलता रहे। तो ये निज़ाम बनाया गया है। पवित्र कुरान के अंदर मालिक ने बाकायदे हुक्म दिया है कि हमारे नबी आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, तमाम ईमान वाली औरतों से कह दिए कि वो पर्दा करें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। मामला दतिया जिले का, जहां दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने हाईकोर्ट में नाबालिग बेटी के गर्भपात की अनुमति मांगी। पिता ने कोर्ट को बताया कि सोनू परिहार नाम के शख्स ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी वजह से वो गर्भवती हो गई। कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद 19 मार्च 2021 को गर्भपात की इजाजत दी थी। हालांकि अब सुनवाई के दौरान ये सनसनीखेज खुलासा हुआ कि ना तो युवती नाबालिग है और ना ही उसके साथ दुष्कर्म हुआ। ये जानकारी आरोपी सोनू परिहार के वकील ने कोर्ट को दी। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। हालांकि जब आरोपी सोनू परिहार की ओर से जमानत याचिका दायर की गई तो उसके वकील ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता आरोप से मुकर गई है। यही नहीं, पीड़िता नाबालिग भी नहीं है और इसकी पुष्टि ट्रायल कोर्ट में पीड़िता के पिता ने की। ऐसे में जमानत का लाभ उसे दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने आरोपी सोनू परिहार को जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया। जबलपुर में अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन पर फायरिंग कर 40 लाख रुपए की लूट की। यह घटना तिलहरी थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम के सामने की। यहां कुछ बदमाशों ने एटीएम कैश वैन पर 2 गार्ड्स को गोली मार दी और लाखों रुपए से भरा बक्सा लेकर फरार हो गए। बताया गया कि बक्से में तकरीबन 40 लाख रुपए थे, जो एटीएम में डालने के लिए लाए गए थे। फायरिंग में राज बहादुर सिंह, श्याम ताम्रकार और वैन चालक अभिलाष यादव को गोली लगी। इलाज के दौरान सुरक्षा गार्ड राज बहादुर सिंह ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोगों का इलाज जारी। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज करके उनकी तलाश तेज कर दी। 40 लाख के ऊपर रहा। आप क्या काम करते हैं? आप कैशियर हैं? हाँ, एटीएम में लोडिंग। एटीएम में लोडिंग कैश लोड। कौन कौन लोग घायल हुए? 3 लोग। भोपाल में बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस नए नए तरीके अपना रही है और इसी में से एक है बदमाशों से
बॉन्ड भरवाना। अलग अलग अपराधों में आरोपी रह चुके 397 लोगों ने पुलिस से करार किया कि वो अपराध नहीं करेंगे। ये बॉन्ड 5,000 से 50,000 तक का है। एसीपी सचिन अतुलकर ने बदमाशों के खिलाफ ऐसा ही एक अभियान एसपी उज्जैन रहते चलाया था, जिसे ऑपरेशन पवित्र नाम दिया था। राजधानी में बदमाश खुद थाने पहुंचकर अगले 6 महीने या 3 साल तक अपराध न करने का वायदा पुलिस से कर रहे हैं। वहीं बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने पर बदमाश को जेल भेजने का अधिकार एसीपी के पास होगा। वहीं 1 साल से सक्रिय अपराधियों की सूची बनाई जा रही है। यह आंकड़ा 5,000 तक पहुंच सकता है। इसके बाद बदमाशों को थाने आकर रोजाना हाजिरी देनी होगी। आरोपियों को लाल, हरे और पीले रंग के टोकन भी दिए जाएंगे। बॉन्ड भराए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य रहता है कि अपराधी जो सक्रिय है उसको ये ज्ञात रहे कि उसके संबंध में जानकारी और जो पुलिस के पास बॉन्ड रखा है जिससे वो अपराध में संलिप्त ना रहे। तो एक प्रकार का श्योरिटी ये होता है कि वो अपराध ना करे, और अपराध करने के समय अगर करता है तो उसको फिर जेल भेजा जाता है। जबलपुर के धनगमा में नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के सिद्ध संत त्यागी महाराज और उनके एक साथी की मौत हो गई। 5 अन्य लोग इसमें घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक त्यागी महाराज छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र की तरफ जा रहे थे और इस दौरान सुबह करीब 6 बजे नेशनल हाईवे 30 में धनगमा के पास खड़े ट्रक में कार टकरा गई। त्यागी महाराज समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 5 घायलों में एक की हालत गंभीर है, जिनका इलाज जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में जारी है। घने कोहरे की वजह से हादसा होना बताया गया। महाराष्ट्र के एक संत त्यागी जी महाराज और उनके साथ उनके कुछ 6 अनुयायी थे। ये लोग छत्तीसगढ़ गए हुए नेशनल हाईवे पे एक ट्रॉला खड़ा हुआ था जिसने इंडिकेटर पर नहीं जलाया हुआ था, तो उससे आके ये गाड़ी टकरा गई। एक आदेश निकलने से इंदौर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप है। यह आदेश इंदौर सीएमएचओ ने जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि कर्मचारियों को शनिवार को भी काम पर आना होगा। इतना ही नहीं, इस आदेश में 24 घंटे मोबाइल चालू रखने की बात कही गई, पर जब इस आदेश का विरोध हुआ तब महज 4 घंटे में इसे निरस्त भी करना पड़ा। सीएमएचओ का कहना है कि निचले स्वास्थ्य अधिकारी काम नहीं करना चाहते। जैसे बड़े अधिकारियों को सारी सुविधाएं दी गई, वो सारी फैसिलिटी स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी दी गई। बावजूद इसके कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं। आए दिन छुट्टी की एप्लीकेशन आती हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग का काम प्रभावित होता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के विरोध के बाद अब इस आदेश को कलेक्टर मनीष सिंह ने निरस्त करते हुए दूसरा आदेश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के 16 निगम समेत अन्य निकायों की आर्थिक तंगी का जिम्मेदार सरकारी विभाग है। दरअसल नगरीय विकास और आवास विभाग के आंकड़े बताते हैं कि संबंधित जिलों के सरकारी दफ्तरों पर संपत्ति कर, जल कर और अन्य टैक्स की बकाया रकम 700 करोड़ रुपए के पार है। कई विभागों ने बीते 10 साल से नगरीय निकायों के टैक्स भरे नहीं, लेकिन अब सरकारी विभाग निकायों के टैक्स चुकाने में आनाकानी नहीं कर सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस बार बजट में तमाम विभाग अपने संपत्ति कर, जल कर, अन्य टैक्स का प्रावधान करेंगे, जिसे बकाया चुकाया जा सकता है। और भोपाल नगर निगम सरकारी विभागों से तकरीबन 100 करोड़ रुपए से वसूलना है। नगर निगम कई बार संपत्ति कुर्की के आदेश दे चुका है, लेकिन मंत्री स्तर पर हस्तक्षेप के बाद में इन पर अमल नहीं हुआ है। लिखित रूप से भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं। अभी शासन स्तर से भी निर्देश जारी होने वाला है कि जो संबंधित विभाग है अपना बजट में उसको प्रावधान करके, जो सेवा प्रभार हम लोग शासकीय विभागों से लेते हैं, बजट से प्रावधान लेकर उसमें नगर निगम भुगतान करने के लिए, तो उस पत्र भी जारी होने वाला है। तो उस पत्र के आधार पर हम लोग और सभी विभागों से फॉलोअप करेंगे, काम करेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रयासों से मालनपुर में अब सैनिक स्कूल बनेगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। मालनपुर में खुलने जा रहा सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल होगा, जिसमें ग्वालियर और चंबल संभाग के लोगों के बच्चों का एडमिशन हो सकेगा। साथ ही सैनिक स्कूल में 600 बच्चे पढ़ सकेंगे। चंबल अंचल में सैनिक स्कूल खोलने की मांग सालों से की जा रही है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रयास कर रहे थे। ये स्कूल खुल जाने से लगभग 50 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार द्वारा इसके लिए आवंटित की गई। मामला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास पहुंचा, इसे स्वीकृति वहां से मिली। मध्य प्रदेश में पहला सैनिक स्कूल रीवा में 20 जुलाई 1962 को खोला गया था। प्रदेश की
कैबिनेट मंत्री शहर ग्वालियर में 24 तारीख को आने वाली है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।